मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक बनने की प्रक्रिया। रिचर्ड ए ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सेरल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्क्यूरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि रिचर्ड ए ब्राइट ने कौन कौन से प्राइज जीते हैं? सेरल स्कॉलर अवार्ड और स्क्यूरिंग प्लाउ अवार्ड। किस चीज़ के लिए? बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him। यानी कि ये उनका तितलियों के प्रति आकर्षण था, ठीक है ना, जिसने इब्राइट के लिए विज्ञान के एक नए दरवाजे खोल दिए। लेट्स स्टार्ट। एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने हैरान कर दिया, वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया विद अ न्यू थ्योरी, अपने एक नए सिद्धांत के साथ ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि कोशिकाएं किस तरह से काम करती हैं। रिचर्ड एच अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी, यानी कि रिचर्ड एच अब्राइट और उनके जो कमरे के जो कॉलेज के साथी थे, उन्होंने एक नया सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, उसका वर्णन किया इन एन आर्टिकल, एक लेख में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। मैगजीन का क्या नाम था? इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस मैगजीन में उन्होंने अपना लेख प्रकाशित किया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students। यानी कि ये पहली बार हुआ कि इस साइंटिफिक मैगजीन ने, इस वैज्ञानिक मैगजीन ने पहली बार कॉलेज के लड़कों का काम जो था उसमें छापा, अपनी मैगजीन में पहली बार। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। अगर हम खेलों की बात करें, ये ऐसा होगा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में एक बड़े संगठन में खेलने का सौभाग्य जैसे प्राप्त हो, उसके बराबर है। एंड हिटिंग अ होम रन, देखो हिटिंग और होम रन का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, ये एक इडियम है। योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी कि जब आप पहली बार बैटिंग कर रहे हो, आप उसमें पहली बार में ही सफल हो जाते हो। फॉर रिचर्ड ए ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, यानी कि रिचर्ड ए ब्राइट के लिए ये पहली उपलब्धि थी, ठीक है ना, इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, यानी कि आगे जो श्रृंखला थी उसकी उपलब्धियों की, ये पहली उसकी उपलब्धि थी। एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे फील्ड्स में जो उसने उपलब्धियां हासिल की। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तितलियों से हुई। एंड ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, यानी कि अपनी माँ बाप का एक लौती संतान थी वो एब्राइट, ठीक है ना, उसका जो पालन पोषण हुआ पेंसिल्वेनिया रीडिंग में हुआ, ठीक है। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, अब वहाँ पर इतना कुछ करने के लिए था नहीं। ही सेड, इब्राइट ने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, यानी कि ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था, ना ही बेसबॉल खेल सकता था, क्योंकि मैं अकेला था और अकेले की कोई टीम नहीं होती। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्टिंग, लेकिन एक चीज़ जो मैं कर सकता था वो क्या थी? चीज़ें इकट्ठी करना। सो ही डिड, इसलिए उसने चीज़ें इकट्ठी की। एंड डिड ही एवर, और हमेशा इकट्ठी करता रहा। बिगनिंग इन किंडर गार्डन, अपने किंडर गार्डन के सालों से ही इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, इब्राइट ने तितलियाँ इकट्ठी करनी शुरू की विद द सेम डिटर्मिनेशन, ठीक उसी प्रकार की लगन के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जितनी लगन के साथ वो दूसरी गतिविधियां करता था, उसी लगन के साथ उसने तितलियां इकट्ठी की। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उसने चट्टानें, जीवाश्म और जो सिक्के थे वो भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा भरा एक खगोल शास्त्री भी बना। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार वो सारी रात तारे देखता रहता। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है हिटिंग द होम रन है क्या, ये भी समझ लो। अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली, यानी कि जब सेफली वो रन ले लेता है उसको होम रन बोलते हैं। अराउंड ऑल बेसिस एंड बैक टू द होम प्लेट विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि बिना रुके अपने होम प्लेट पर आ जाता है। और बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ होम रन।
अगर कोई फील्ड के बाहर गेंद मारे, ठीक है ना, उसको भी होम रन बोलते हैं। गेटिंग अ पेपर पब्लिश एट द एज ऑफ 15 इन अ साइंटिफिक जर्नल इज हियर कंपेयर टू स्कोरिंग होम रन व्हाइल बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि उसका पहली बार साइंटिफिक जर्नल में काम का पब्लिश होना किससे कंपेयर किया गया है ना, बेसबॉल में होम रन जो हिट करता है उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, टू हिट द होम रन एक ईडियम भी है जिसका मतलब होता है सफल होना। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, शुरू से ही उसकी जिज्ञासा थी, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ उसके अंदर क्या थी, जिज्ञासा थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट, उसकी माँ थी जो कि उसको प्रोत्साहित करती थी इन लर्निंग, चीज़ों को सीखने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको भ्रमण पर ट्रिप्स पर ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, और उसको क्या खरीद कर देती, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, कैमराज और पहाड़ों पर चलने के जो मटेरियल वो लेकर देती, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे यंत्र, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत अलग तरीकों से उसकी माँ ने उसकी हेल्प की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक वो स्कूल नहीं गया था तो मैं ही उसकी एक अकेली साथी थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं घर पर उसके लिए फ्रेंड्स लाती। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम दोनों इकट्ठे बैठकर चीज़ें करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा संपूर्ण जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिताजी मर गए, मरने के बाद। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो और उसका बेटा यानी कि इब्राहिम, यानी कि हर रात डाइनिंग रूम के टेबल पर स्पेंड करते। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ करने के लिए चीज़ें नहीं होती, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम ढूंढ देती। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन चीज़ों को सीखने का कार्य। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। ही लाइक्ड इट, ये उसको पसंद था। ही वांटेड टू लर्न, और वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखता ही चला गया। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर वो हमेशा फर्स्ट आता था, प्रथम आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, रोज के कामों में वो दूसरे लड़कों की तरह था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, इब्राहिम हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, 25, यानी कि जब वो सेकंड ग्रेड में था उसने 25 किस्में जो थी तितलियों की इकट्ठी कर ली। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके घर और आसपास पाई जाती थी। ठीक ना, ये सारी किस्में हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, शायद मेरा तितलियाँ इकट्ठे करने का जो काम था शायद वो समाप्त हो चुका होता। ही सेड, उसने कहा। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक, लेकिन तब मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की किताब लाई, कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसका क्या था, मोनार्क एक्स की यात्रा। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यानी कि इस किताब ने क्या बताया कि किस तरह से मोनार्क्स मतलब तितलियों की एक किस्म है, किस तरह से वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ पलायन करती हैं, जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस किताब ने उसके लिए विज्ञान का दरवाज़ा खोल दिया। टू द ईगर यंग कलेक्टर्स, यानी कि इब्राहिम के लिए क्या खोल दिया, विज्ञान का दरवाज़ा। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प, रीडर्स को इन्वाइट किया गया था हेल्प करने के लिए। टू स्टडी द बटरफ्लाई माइग्रेशंस, यानी कि तितलियों की जो माइग्रेशंस थी, उनका जो प्लान था उसको स्टडी करने के लिए जो रीडर्स थे उनकी मदद मांगी गई थी। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, उनसे क्या कहा गया था कि वो चिन्हित कर दें, बटरफ्लाइज को टैग कर दें फॉर रिसर्च के लिए। बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कवार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा, डॉक्टर अर्कवार्ट के लिए जो कि टोरंटो कैनेडा यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे। इब्राहिम्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कवार्ट, अब इब्राहिम की मदर ने डॉक्टर अर्कवार्ट को लिखा। एंड सोन इब्राहिम वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क, अब जल्दी ही जो इब्राहिम था वो
तितलियों के पंखों पर जो टैग करने लगा, चिन्हित करने लगा उनको। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, अब जिस किसी को भी टैग की हुई, चिन्हित की हुई बटरफ्लाई मिलती, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कवाट, उसको रिक्वेस्ट की जाती कि वो टैग की हुई तितली डॉक्टर अर्कवाट को भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स, अब जो बटरफ्लाई इकट्ठा करने का जो सीजन था रीडिंग के अंदर, रीडिंग जगह का नाम है, वो सिर्फ 6 हफ्ते ही होता था इन लेट समर, गर्मियों में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, अगर तुम एक एक करके उसको पकड़ते हो तो तुम ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइड वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए जो अगला कदम था इब्राइड का वो तितलियों के झुंड को पालना था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो एक फीमेल मादा मोनार्क को पकड़ता, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, वो अपनी बेसमेंट में उसको पालता। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके पूरे जीवन चक्र के तौर पर उनको वो पालता। फ्रॉम एग, यानी कि जीवन चक्र कैसा, एग से लेकर टू कैटरपिलर सुंडी तक, टू प्यूपा, टू एडल्ट बटरफ्लाई, यानी कि 4 स्टेजेस हैं तितली की, एग, कैटरपिलर, प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, यानी कि चारों स्टेजेस तक वो क्या है, उसको पालना शुरू कर दिया मोनार्क तितलियों को। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, उसके बाद फिर वो क्या करता, बटरफ्लाइज को चिन्हित करता, टैग करता, बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो, फिर उनको जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, यानी कि काफ़ी सालों तक उसकी जो बेसमेंट थी हज़ारों मोनार्क तितलियों का घर रही, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकसित की अलग अलग अवस्थाओं में वो जो तितलियाँ थी उसकी बेसमेंट में रहीं। Eventually I began to lose interest in tagging butterfly, और आखिरकार मैंने जो अपना इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को टैग करने में वो मैंने खो दिया। इट्स टीडियस, ये बहुत मुश्किल काम था, एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इस काम का कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा था। इब्राइड सेड, इब्राइड ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड, जो सारे समय मैंने इसको किया, ही लाउड, वो हंसता है। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, यानी कि इतने सालों में मैंने इतनी सारी बटरफ्लाइज को मैंने टैग किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही पकड़ी जा सकी दोबारा से, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और वो भी 75 मील की दूरी के अंदर अंदर पकड़ी गई, यानी कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is, अब जब वो 7वीं कक्षा में हुआ तो उसको एक हिंट मिला कि असल साइंस जो क्या है, असल साइंस क्या है, उसको ये हिंट मिला, उसको ये संकेत मिला। इज़ व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब उसने काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया, एंड लॉस्ट, और हार गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, ये बहुत ही दुखद भावना थी वहाँ पर बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ प्राप्त ना करना। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, जबकि हर कोई कुछ ना कुछ जीता था। इब्राइड सेड, इब्राइड ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसकी जो एंट्री थी वो फ्रॉग के जो टिश्यूज थे उसके स्लाइड्स को रिप्रेजेंट करना था, दिखाना था। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको उसने सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखाया। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, अब उसको एहसास हुआ कि जो विजेता हैं उन्होंने असल क्या किया है, प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, सिर्फ नीट डिस्प्ले यानी कि रिप्रेजेंटेशन दिखाया नहीं है स्लाइड्स के अंदर, ठीक है ना, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइड वाज अपीयरिंग, अब इब्राइड के अंदर जो जिज्ञासा थी, है ना, आगे बढ़ने की जो भावना थी, प्रतियोगात्मक भावना जो थी वो अब उभर कर आने लगी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, अब मैं जानता था कि अगले साल के लिए जो मैंने कंपटीशन लड़ना है उसके लिए मुझे एक असली प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट वॉज द इंसेक्ट, अब जिस विषय के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था वो क्या था, कीट थे। वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिनको मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कवाट फॉर आइडिया, इसलिए उसने
डॉक्टर अर्कवर्ट को विचारों के लिए कुछ लिखा, आइडियाज़ के लिए लिखा, एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, और वापसी में उसको बहुत सारे सुझाव मिले फॉर एक्सपेरिमेंट्स, शोध करने के लिए। दोज केप्ट इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, इन सारे जो परीक्षण है उसने क्या रखा, इब्राइट को सारा साल बिजी रखा, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इसकी वजह से उसने काउंटी साइंस फेयर में और राष्ट्रीय इंटरनेशनल साइंस फेयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर में उसने बहुत सारे इनाम जीते। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट इब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज। जब वो 8वीं ग्रेड में था तो उसने जो वायरल डिजीज होती है, जो संक्रामक डिजीज होती है, उसके कारण का पता करना चाहा। ये उसका प्रोजेक्ट था। दैट किल्स नियरली ऑल मोनाक्स कैटरपिलर्स, जो ऐसी बीमारी है जो हर साल मोनाक कैटरपिलर्स को यानी कि सुंडियों को एवरी फ्यूअर्स हर साल मार देती है, यानी कि हर साल उनकी मौत हो जाती है। तो इस चीज़ पर उसने रिसर्च करने की कोशिश की। इब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, इब्राइट ने सोचा कि ये जो बीमारी है शायद एक बीटल नाम का जो कीट है उसके द्वारा लाई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, अब उसने क्या शुरू कर दिया, कैटरपिलर्स को बीटल्स की मौजूदगी में पालना शुरू कर दिया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, अब मुझे कोई असली रिजल्ट नतीजा नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट, लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने ये दिखाया, आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने ये जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो किया है। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी, अब अगले साल उसका जो साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, थ्योरी को यानी कि सिद्धांत को टेस्ट करना। दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनाक्स, यानी कि वायसरॉय जो तितलियां हैं वो मोनाक तितलियों की नकल करती हैं। द थ्योरी वाज दैट, सिद्धांत ये था, वायसरॉय लुक लाइक मोनाक्स, जो वायसरॉय तितलियां हैं वो मोनाक की तरह दिखने की कोशिश करती हैं। बिकॉज मोनाक्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनाक्स तितलियां हैं उनका टेस्ट पक्षियों को अच्छा नहीं लगता। वायसरॉयज ऑन द अदर हैंड, जबकि जो वायसरॉय तितलियां हैं डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका जो टेस्ट है, उनका जो स्वाद है पक्षियों को अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनाक्स, इसलिए जितने ज़्यादा वो मोनाक्स की तरह दिखाई देंगे वायसरॉय तितलियां, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, उतनी ही कम संभावना है उनका उन पक्षियों के खाना बनने की। इब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाक्स, अब इब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था कि वाकई ही पक्षी जो है मोनाक्स को खाते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, अब उसने ये चीज़ खोजी कि जो स्टारलिंग एक तरह का पक्षी है, वो आम तरह का भोजन, जो आम पक्षी खाना खाते हैं वो भोजन वो नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट, यानी कि वो सारी मोनाक्स तितलियां खा लेता है जो भी उसको मिलती हैं। इब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनाक, इब्राइट कहता है कि मेरे बाद जो लोगों ने, जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने ये पाया कि शायद पूरी संभावना है, ये संभावना है कि जो वायसरॉय तितलियां हैं वो मोनाक की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, यानी कि जूलॉजी डिवीजन में इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और साइंस काउंटी मेले में, साइंस फेयर में उसको इस प्रोजेक्ट को तीसरा स्थान मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब जब उसके हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था, रिचर्ड इब्राइट बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, अब इब्राइट ने एक नया शोध शुरू की जो कि उसको किस तरफ ले गई, डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक ऐसे हार्मोन इंसेक्ट यानी कि कीट के हार्मोन की खोज में ले गई जो अभी तक कोई नहीं जानता था। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू इट्स न्यू थ्योरी, अप्रत्यक्ष रूप से ये उसको एक नए सिद्धांत की तरफ ले गई ऑन द लाइफ ऑफ सेल, यानी कि किस तरह का जो कोशिकाओं का जो जीवन है वो किस तरह से काम करती हैं, लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि एक नया सिद्धांत यानी कि लाइफ ऑफ सेल्स की तरफ उसकी ये खोज ले गई। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जो प्रश्न का जिसका उसने आंसर देना था वो बहुत साधारण था।
व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड, कि जो 12 धब्बे हैं यानी कि 12 सुनहरी धब्बे हैं मोनाक प्यूपा के ऊपर, इनका मकसद क्या है। एवरी वन अस्यूम्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर कोई यही सोचता था कि जो धब्बे हैं ये बनावटी हैं, इब्राइट है, इब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कवर्थ डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर अर्कवर्थ थे इसमें विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर ढूंढने के लिए इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, इब्राइट और दूसरे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उनको सबसे पहले एक यंत्र बनाना पड़ा, दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग, ये दिखाने के लिए जो धब्बे हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, अ हार्मोन नेसेसरी, एक हार्मोन जो कि ज़रूरी है, फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, यानी कि तितली को पूरी तरह से विकसित करने के लिए वो हार्मोन ज़रूरी है। इसको दिखाने के लिए उनको एक यंत्र बनाना पड़ा। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, अब काउंटी फेयर ने इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट डिवीज़न दिलाई, फर्स्ट प्लेस दिलवाई, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको इसमें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसको एंट्री मिल गई उसके प्रोजेक्ट को। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर उसको जूलॉजी में तीसरा स्थान मिला। ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, और इसके अलावा उसको कीट विज्ञान की जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला, उसमें भी काम करने का मौका मिला। लेबोरेटरी का नाम क्या था, ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये उसका नाम था लेबोरेटरी का। एज अ हाई स्कूल जूनियर होने के नाते रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, यानी कि इब्राइट ने अपने जो एडवांस परीक्षण है वो करने जारी रखे ऑन द मोनाक प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, उस साल उसका जो प्रोजेक्ट था उसको पहला स्थान मिला इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साइंस मेले में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसको एक और मौका दिया, टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में उस लेबोरेटरी में काम करने का उसको फिर से मौका मिला। इन ही सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनाक्स विंग इन अ कल्चर, उसने मोनाक के जो पंख होते हैं वहाँ से सेल उसने उत्पन्न करने शुरू किए इन ए कल्चर, एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और उसने ये दिखाया कि जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वुड डिवाइड एंड डिवेलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, जो कोशिकाएं हैं वो किस में विकसित हो जाएंगी, तितली के पंख में विकसित हो जाएंगी, ठीक है। ओनली, बशर्ते के, इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, अगर बशर्ते कि उन सेल्स को हार्मोन कहाँ से मिले, गोल्ड स्पॉट्स से मिले, तो वो विकसित हो जाएंगे किसके रूप में, एक तितली के पंख के रूप में। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, अब इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी में उसको पहला स्थान दिलवाया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मेले में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क, अब उसने सारी गर्मी, ग्रेजुएशन के बाद अपना सारा काम, अपना समय कहाँ बिताया, एट द आर्मी लेबोरेटरी एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इन जगहों पर उसने अपना समर का जो वक्त था वो बिताया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, अगली समर को यानी कि अगले गर्मियों के समय में जब उसका पहला साल था एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क, इब्राइट दोबारा से उस प्रयोगशाला में चला गया और ज़्यादा काम किया ऑन द हार्मोन के ऊपर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो कि गोल्ड स्पॉट से उत्पन्न होते थे। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रयोगशाला की उत्तम किस्म की जो यंत्र हैं उनका प्रयोग करके he was able to identify the hormones chemical structure, वो हार्मोन के रासायनिक संरचना को पहचानने में योग्य हो गया था, यानी कि वो किसके योग्य हो गया था, वो केमिकल जो संरचना होती है, रासायनिक जो संरचना होती है हार्मोन की, उसने वो पहचान ली थी, आइडेंटिफाई कर ली थी। ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसके जूनियर ईयर के दौरान, इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर न्यू थ्योरी, अब इब्राइट को एक नया विचार मिला उसके नए सिद्धांत के लिए, अबाउट सेल लाइफ, है ना, कोशिका जीवन के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे, ये विचार उसको तब आया जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहा था, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन।
रासायनिक संरचना, हार्मोन की रासायनिक संरचना की जो फोटो होती है उसको वो जब देख रहा था तब ये विचार उसके मन में आया। When he saw those photos, जब उसने वो फोटोज देखी, इब्राइट didn't shout, इब्राइट नहीं चिल्लाया यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट कि यूरोका मैंने कर दिखाया और मुझे पता चल गया, उसको वो नहीं चिल्लाया। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग, लेकिन उसने विश्वास था कि उसकी फाइंडिंग्स के साथ, उसकी शोध के साथ अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स, इंसेक्ट की जो हॉर्मोन्स के बारे में उसकी जो शोध थी। द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल, यानी कि उन फोटोज ने एक बायोलॉजी की एक बहुत ही जटिल पहेली का उत्तर दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट, कि किस तरह जो कोशिका है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट, ठीक है ना, पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस, डीएनए एक पदार्थ होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में होता है, बल्कि सेल के बिल्कुल केंद्र में होता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो अनुवंशिकता को कंट्रोल करता है। इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये उसका रूप और उसका कार्य निर्धारित करता है सेल का। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, ठीक है। इस तरह से जो डीएनए है वो जिंदगी का, लाइफ का क्या है, प्रारूप है, ब्लूप्रिंट है, उसका एक स्ट्रक्चर है। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर्मस्ट्रांग, इब्राइट और उसका जो कॉलेज रूममेट था जिसका नाम जेम्स आर्मस्ट्रांग था, वर्कड ऑल दैट नाइट, सारी रात उन्होंने मेहनत की, काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स बनाई एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, किसके, ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के मॉडल बनाए, टू शो हाउ इट कुड हैपन, ये दिखाने के लिए ये किस तरह से होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, दोनों ने मिलकर बाद में एक पेपर लिखा। दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसमें सिद्धांत को पूरी तरह से वर्णित किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, बहुत हैरानी से, सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, यानी कि जो उसको जानता था उसको कोई हैरानी नहीं हुई। रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, जब इब्राइट ने ग्रेजुएशन पास की हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स, मतलब 1510 विद्यार्थियों में उसका दूसरा स्थान था। इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, अब वो क्या बन गया, ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गया एट हार्वर्ड में, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, ठीक है, शोध करने वाला। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, अब उसने वहाँ पर परीक्षण करने शुरू किए। टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को, अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसका सिद्धांत सही साबित हुआ, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा समझने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया को। इट माई ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, और हो सकता है ये हमें और नए विचारों की तरफ अग्रसर करे फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, जिससे कि हम कुछ किस्म के कैंसर और दूसरी बीमारियों से बचाव कर सकें। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो सका, किस लिए, कि इब्राइट की साइंस में यानी कि विज्ञान में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life, यानी कि हाई स्कूल में जो उसने रिसर्च की थी, ठीक है ना, मोनार्क के धब्बों के बारे में, उसके हार्मोन्स के बारे में, एक्चुअली इससे क्या आगे निकल गया, led him to his theory about the cell life, इसने किस चीज़ का रास्ता दिखाया कि किस तरह से उसने सेल लाइफ का यानी कोशिका जीवन का उसने सिद्धांत ढूंढ लिया। रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, यानी कि रिचर्ड इब्राइट को शुरू से ही साइंस में दिलचस्पी थी जब उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा खोया नहीं उस रिसर्च में कि उसको दूसरी हॉबीज़ यानी कि दूसरी रुचियों को पूरा करने का टाइम ही ना मिले। इब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, इब्राइट एक चैम्पियन यानी कि वाद विवाद करने वाला भी बना एंड पब्लिक स्पीकर भी बना एंड ए गुड कैनोइस्ट यानी कि एक अच्छा नाव खेने वाला भी बना एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन और बाहरी गतिविधियों में भाग लेने वाला पर्सन भी बना।
ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक बहुत ज़्यादा निपुण फोटोग्राफर भी है। पर्टिकुलर ऑफ नेचर, वो कुदरती जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी फ़ोटो लेता है। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और साइंस मेले में जो एग्जीबिशंस होती हैं उसकी फ़ोटोज़ लेता है। इस चीज़ में वो निपुण है। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज ए स्टेट ए स्टूडेंट, अपने हाई स्कूल में जो इब्राइट था वो बिल्कुल स्टेट ए स्टूडेंट था, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि उसके लिए सीखना आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस, उसने अपना बहुत सारा जो ऊर्जा है किस में लगाई, डिबेटिंग में, यानी कि वाद विवाद कंपटीशन में, और यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में, इन दोनों में उसने अपनी ऊर्जा लगाई। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, यानी कि उसी प्रशंसा करने वाला उसने एक और व्यक्ति ढूंढा। रिचर्ड ए वेयर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, यानी कि रिचर्ड जो कि उसका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक था। एंड एडवाइज़र, और सलाहकार भी था टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब्स का। मिस्टर वेयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, जो मिस्टर वेयर थे वो मेरे लिए संपूर्ण परफेक्ट व्यक्ति थे उस समय। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडिया, उन्होंने मेरा मस्तिष्क नए विचारों के लिए खोला, इब्राइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा अलग से प्रयत्न करता। मिस्टर वेयर सेड, मिस्टर वेयर ने कहा। वट प्लीज्ड मी वॉज, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुश करती वो ये है, हेयर वॉज दिस पर्सन वॉज हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ खुश करती है वो ये है कि वो 3-4 घंटे अपनी रिसर्च में लगाता था, डिबेट के लिए, डूइंग डिबेट रिसर्च, डिबेट की रिसर्च करने के लिए। बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च, यानी कि अपनी साइंटिफिक रिसर्च करने के अलावा, विद बटरफ्लाइज पर, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरी रुचियों के अलावा, यानी कि वो 3-4 घंटे वाद विवाद कंपटीशन तैयार करने में देता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड क्या था, प्रतियोगात्मक था। मिस्टर वेयरिन कंटिन्यूड, उसने कहना जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे तरीके से नहीं, बुरे संदर्भ में नहीं। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। रिचर्ड वॉज एन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, रिचर्ड इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता था कि वो इनाम जीते सिर्फ इनाम पाने के लिए, और विनिंग टू गेट प्राइज, या फिर प्राइज पाने के लिए। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो जीतना चाहता था क्योंकि वो अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से करना चाहता था। फॉर द राइट रीज़न, सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट बनना चाहता था सही कारणों के लिए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही मुख्य कारक होते हैं एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के लिए। स्टार्ट विद ए फर्स्ट स्ट्रेट माइंड, यानी कि उच्च कोटि का दिमाग, उच्च कोटि का मस्तिष्क। एट क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा का मिश्रण। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और अच्छे कारणों के लिए जीतने की इच्छा। ये 3 कारण। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटी, यानी कि इब्राइट के अंदर ये तीनों गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उस समय से जब उसने किताब पढ़ी ये वाली, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसने उसके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। टू हिम, उसके लिए। रिचर्ड इब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड इब्राइट ने कभी भी अपनी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा है वो कभी नहीं खोई, यानी कि हमेशा वो इंटरेस्टेड रहा। ओके, अब फटाफट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बहुत थोड़े से हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। The making of a scientist. Textual answers. How did a book become a turning point in Richard Ibrahim's life? यानी कि कैसा क्या, यानी कि जो बुक थी उसने उसके जीवन को में कैसा मोड़ लेकर आई वो। ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क से बुक प्रेजेंट टू इब्राहिम बाय हिज मदर बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ये जो बुक जो उसकी मदर के द्वारा गिफ्ट की गई थी उसने उसके जीवन को बदल के रख दिया। द बुक टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस किताब ने बताया कि जो मोनार्क्स किस तरह से सेंट्रल अमेरिका को जाती हैं। दिस न्यू नॉलेज ओपन न्यू होराइजन्स ऑफ साइंस फॉर द यंग एंड द क्यूरियस बॉय। इस किताब ने विज्ञान के एक नए दरवाजे, नई दिशाएं उसके लिए खोल दी इस बच्चे के लिए। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की। हिज मदर प्लेड ए वाइटल रोल इन फर्दरिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। शी टुक हिम ऑन द ट्रिप्स एंड बॉट हिम टेलीस्कोप। वो उसको भ्रमण पर ले गई और उसको
टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज और अदर इक्विपमेंट और दूसरे यंत्र दिलवाए दैट हेल्प द यंग साइंटिस्ट इन मैनी वेज, जिसने उस यंग छोटे साइंटिस्ट का बहुत तरीके से मदद की। हर गिफ्ट ऑफ ए बुक टाइटल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसकी दी हुई किताब ने साइंस के एक नए संसार को खोल दिया इब्राइट के लिए। What lesson does इब्राइट लर्न when he does not win anything at a science fair? जब वो साइंस फेयर में वो कुछ नहीं जीता तो उसने इस चीज़ से क्या सीखा? He learned that just showing neat simple slides won't make him win anything. उसने ये सीखा कि सिर्फ स्लाइडों में कुछ दिखाकर वो इनाम नहीं जीत सकता, बट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट विल हेल्प हिम विन द प्राइज एट एनी फेयर, बल्कि उसको परीक्षण करने पड़ेंगे, प्रयोग करके दिखाने पड़ेंगे अगर उसको प्राइज जीतना है। ठीक है। What experiments and projects does he then undertake? उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट्स किए? इसका आंसर मैंने समरी में बहुत डिटेल में दिया है। ठीक है, आप वो समरी को एक बारी देख लेना उस वीडियो को, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay, it is really mandatory for you to watch this video. Okay, thank you so much, have a nice time.